देखो बच्चों, समझना स्टार्ट करते हैं कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। मान लो ए, अब ये नई स्टार्टिंग है, ये बिल्कुल कहने का मतलब आप कुछ एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कोई कि भाई समझ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ए बी सी मान लो पार्टनर है। अब बेटा अभी ये सिचुएशन आ गई है कि हमें अपना बिजनेस ही क्लोज करना है। साथ के साथ नोट करते रहना ना, हमें अपना बिजनेस क्या करना है, ख़त्म करना है। हमें अपना बिजनेस ही क्लोज करना है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब बिजनेस खत्म, पार्टनरशिप खत्म, सब खत्म। समझ गए मेरी बात। पार्टनरशिप फर्म पूरी तरीके से क्लोज कर दी गई है। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं डिसोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा। देखो डिसोल्यूशन तो क्या कर रहे हो। फिर खत्म ही हो गया, तो फिर चैप्टर क्या पढ़ना। हाँ, उसको खत्म मतलब कहने का मतलब ये है कि मान ले कल को तू जिस मकान में रहता है उसे खाली कर रहा है, तो अपना सामान तो लेके जाएगा नहीं, है ना, कि सामान का क्या करना है, कहाँ जाना है। ठीक है, सामान साथ में ले लूंगा। चलो अब देखो, एनी चेंज इन रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मेरी बात को समझना, जो हमारी पार्टनरशिप चल रही है अगर उसमें कोई भी चेंज आया तो हम उसे क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। दस वेन एवर न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, या फिर कोई, समझ रहे हो मेरी बात, अगर मान लो ए और बी पार्टनर हैं और एक सी न्यू बंदा आ गया, तब भी हम क्या मानेंगे कि जो पुरानी वाली पार्टनरशिप थी ये क्या हो गई, बताओ बच्चों, ये पार्टनरशिप क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व। डिसॉल्व हो गई कहने का मतलब ऐसे ही, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं और सी जा रहा है, तब भी हम क्या कहेंगे कि हमारी पुरानी वाली पार्टनरशिप क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। समझ गए मेरी बात। तो ये भी डिसोल्यूशन माना जाएगा। लिखा है पार्टनर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब ये समझना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस में फर्क है। ये नहीं कि बिजनेस भी खत्म हो गया, पार्टनरशिप लिख लो ये बात, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट इक्वल टू डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इक्वल टू डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस चलता रहेगा, ए बी सी पार्टनर है, मेरी बात को समझना, ए बी सी और पार्टनर है। अब सी रिटायर हो गया तो ए और बी तो बिजनेस को कर रहे हैं ना, तो जरूरी थोड़ा ना कि बिजनेस भी खत्म हो गया। ठीक है, तो बिजनेस फिनिश, बिजनेस नॉट फिनिश्ड, बिजनेस खत्म नहीं हुआ, पार्टनरशिप खत्म हुई है। समझ गए। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना एग्जाम में पूछी जाती हैं आजकल, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो ये आप समझ गए हो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है ना। तो इस केस में करना क्या है वो सब सर हम, बोलो, रखो रखो सर अपने लेकिन विचार रखो। फर्म का मतलब तो बिजनेस होता है ना। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर फर्म का मतलब तो बिजनेस होता है ना। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी कि हमारा जो पार्टनरशिप वाली फर्म थी वो खत्म हुई है, हमारा बिजनेस खत्म नहीं हुआ। मान लो आप और मैं पार्टनर हैं, एक बात सुनना, आप और मैं पार्टनर हैं और दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगा रखे हैं और हम खूब छोले भटूरे बेच रहे हैं। आप कह रहे हो मुझे अब से ये काम नहीं करना, तो हाउ कैन यू फोर्स मी कि मैं भी ये बिजनेस नहीं चलाऊंगा, बताओ। समझ रहे हो। तो हो सकता है मैं अपना मैं बिजनेस चलाता रहूंगा, आपको जाना है आप चले जाओ, आपका हिसाब कर देंगे। ठीक है, यस सर। चलो। तो देखो इसमें दोनों चीजों में फर्क भी समझेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन फर्म में क्या फर्क है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, इसमें चेंज इन रिलेशनशिप आ गया है, समझ गए ना, चेंज इन रिलेशनशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। इसमें क्या हो रहा है, देखो बात समझना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस टर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन इस केस में बिजनेस भी टर्मिनेट हो गया है। देख रहे हो ना, फर्म के केस में ये वही वाली बात कह रहा है। आपके केस में अगर फर्म वर्ड यूज हो गया, समझ गए, तो हमारा बिजनेस भी क्लोज है। लेकिन अगर सिर्फ पार्टनरशिप वर्ड आया तो हम क्या मानेंगे कि बिजनेस, बोलो, चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, चलता रहेगा। अबे बोल लो, इतने सारे चलता बच्चे हो। रहेगा। हाँ हाँ। सर एक्सक्यूज मी। कोई अड्डे फालतू डाउट मत पूछियो, कोई जेन्युइन डाउट है तो पूछ। ओके ओके सर, अगर दोनों पार्टनर ही नहीं चाहते तो भाई तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन कंटिन्यू ऑफ करना फर्म हो फिर। गया, दो पार्टनर थे तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म माना जाएगा। ठीक है ना, कोई करना ही नहीं चाहता तो फिर कैसे बिजनेस चलेगा, भगवान तो चलाएंगे नहीं, है ना। चलो, क्लोजर ऑफ बुक्स। भाई इसमें क्लोजर ऑफ बुक्स नीड नॉट बी क्लोज बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। भाई बुक्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं है इस केस में, लेकिन इस केस में सब बुक्स को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़े से फर्क बताया आपको, देखना ध्यान से कब कब डिसोल्यूशन होता है। अभी जब चैप्टर का बेस चल रहा है, इंपॉर्टेंट चीजें भी आनी शुरू नहीं हुई, एक नॉलेज ली जा रही है अभी। जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्टिंग में बताए जाते हैं ना इसमें कौन कौन से किरदार हैं, इसमें शाहरुख खान है, ये है वो है, तो ये भी मूवी का इंट्रोडक्शन चल रहा है।
मेन काम जब शुरू होगा मैं आपको बताऊंगा। तो डिसोल्यूशन किस किस केस में होता है, जैसे ये थ्योरी में पूछ सकता है, भाई किसी का रिटायरमेंट हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बर्बाद हो गया, कोई पार्टनर इनकैपेबल है अब, ठीक है, वो आ ही नहीं सकता, अब उसके दिमाग में दिक्कत आ गई है। कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया है। एट एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, हमने सोचा था हम 5 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, 5 साल के लिए खत्म हो गया, ठीक है ना। तो एक काम करो फटाफट से इसमें नोट डाउन कर लो कि कब कब डिसोल्यूशन होता है। लिखो ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन, कि कब कब डिसोल्यूशन होता है, ग्राउंड्स लिखो। नंबर 1 कि मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई, डेथ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, है ना, ऑफ अ पार्टनर, या फिर इनकैपेबल हो गया है पार्टनर, एक्सपायरी ऑफ पीरियड हो गया है, ठीक है ना, कि जितने टाइम के लिए हमने, या फिर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हो गया है, हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम आए थे साथ में, हमारा वो काम पूरा हो गया है, सो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। थर्ड पॉइंट बता दो। एक्सपायरी ऑफ पीरियड, मान लो तूने और मैंने मिलकर पार्टनरशिप करी कि भाई हम 3 साल तक पार्टनर हैं, तो 3 साल बाद ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी कि नहीं? और अगर उसके बाद हम कंटिन्यू करना चाहते तो वो तो हमारी मर्जी है ना यार, ठीक है भाई। तुम लोग में से 12th में पढ़ रहे हो, सबने मुझे 12th की फीस दी हुई है। अब उसके बाद कोई बच्चा बीबीए करेगा, कोई बीकॉम करेगा, ठीक है, तो वो कंटिन्यू, अभी तो हमारा 12th का कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो हम पूरा करेंगे सब मिलके। उसके बाद जिसने जो करना होगा तो वो मर्जी है, वो मेरे पास आना चाहता है या नहीं आना चाहता, ठीक है ना। तो आगे की बात, वो तो अभी तक का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा 3 साल का, उसके बाद उसकी मर्जी है, ठीक है। चलो, तो हमने ये भी देख लिया कि कब कब डिसोल्यूशन होता है ना। अब यहां पर शुरू होती है मेन बात, कहां से कहां से कहां से, यहां से। तो यही सारी एंट्रीज हमें लिखनी है एक एक करके, ठीक है, ये सारी की सारी एंट्रीज हमने लिखनी है। तो पहले ना समझना बात को कि आप लोग एक सेपरेट लिखो, डिसोल्यूशन करने के लिए, डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस को फिनिश करने के लिए, यहाँ पे पार्टनरशिप को फिनिश करने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जिसका नामकरण क्या होता है, सुनो ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट। इसका नाम क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक का नोट कर लिया बच्चों, जल्दी बताओ। यस सर। अब ये जो एंट्रीज हैं हम इनको नोट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखो, फॉर ट्रांसफर ऑफ assets to realization account। सबसे पहले बेटा सारी की सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सारी की सारी असेट्स लेंगे और उनको रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। तो एंट्री देखो क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, फटाफट। तो ये हमारी होगी पहली एंट्री। सबसे पहले हमने असेट्स को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में। ये एंट्री बच्चों यहाँ लिखी हुई है, बस इन्होंने थोड़ा सा टफ लैंग्वेज लिखा हुआ, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखो क्या लिखा है, फॉर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ वेरियस एसेट, रियलाइजेशन टू असेट्स, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी चीज़ें, वो चलो हम टाइम टू टाइम सीखेंगे, ठीक है। ऐसे बेटा हम क्या करेंगे, हम सारी की सारी लायबिलिटीज को, सुनो, फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, हम सारी की सारी लायबिलिटीज को उठाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे,
तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, ऑब्वियसली बात है, इस बार अब हम लायबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस हो रही है का मतलब लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो तो अब आप उसे डेबिट करोगे अपनी बुक में। तो लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलो बच्चों, यहाँ तक कि पहले अपनी बात क्लियर करो कि असेट्स कम हो रही हैं, यानी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपने असेट्स को क्रेडिट किया। असेट जब भी कम होती है उसे क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटीज़ कभी भी कम होती है तो उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हमने लायबिलिटी को डेबिट किया। अब एक बात बताओ, असेट्स को फॉर सेलिंग असेट्स, अब आप असेट्स को क्या करोगे, या तो बेचोगे, ठीक है। मान लो हमने असेट्स को बेचा, तो बेटा आपको कैश या बैंक अकाउंट मिलेगा, है ना। कैश अकाउंट डेबिट लिख लो या बैंक अकाउंट डेबिट लिख लो, और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें रियलाइजेशन से होंगी ना भाई। असेट्स तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दी ना, तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? रियलाइज करना, बेचना, ये बेचने के लिए ये अकाउंट बनाया गया, खत्म करना, ठीक है, समाप्त करना। चलो ऐसे बेटा मान लो कि अगर असेट जो है, या तो तुम बेच दोगे तो कैश को डेबिट कर देंगे, लेकिन मान लो असेट जो है कोई पार्टनर ले गया हमारा, टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। अगर हमारी असेट को कोई पार्टनर लेके चला गया तो हम क्या करेंगे, पार्टनर को कहेंगे, कैश की जगह हम पता है किसको डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे पार्टनर को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि आज से तो हमारी असेट्स लेके जा रहा है तो आज से तो हमारा डेटर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो भाई, कैश में बेची तो कैश टू रियलाइजेशन, असेट अगर पार्टनर ले गया तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आगे चलते हैं। ऐसे बेटा लायबिलिटी का क्या करोगे, देखो ये हमने एंट्रीज कर ली कि भाई कैश या बैंक टू, ठीक है ना। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री आपके साथ खेलता है कि भाई अगर हमने किसी लायबिलिटी वाले को असेट गिवन, किसी लायबिलिटी के बदले में हमने असेट दे दी, तो इस केस में आप लोग लिख लो नो एंट्री। जैसे कोई क्रेडिटर था, हमने उसे अपनी असेट दे दी, तो इस केस में आप कोई भी एंट्री नहीं पास करोगे। सेकंड थर्ड पॉइंट दिखा दो। सर बोलो बोलो सर बोलो बेटा बोलो। सर एक बार बोला था आपने। हेलो हेलो, हाँ बोलो, आप बोलो क्या कह रहे हो, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर एक बार लास्ट में रिपीट करना, क्या बोला था? मेरी आवाज आ गई, पहले ये बताओ। आ रही है सर। ठीक है, लास्ट में कौन सी वाली एंट्री? आ गई आ गई। हाँ ये वाली एंट्री बोल रहे हो? ठीक है, हाँ ये हाँ मैं ही कह रहा हूँ, मान लो कि कोई क्रेडिटर है, ठीक है, आपने उसके 20,000 रुपये देने हैं, आप उसे कह रहे हो कि एक काम कर, मेरा फर्नीचर ले ले 18,000 रुपये का, तो बेटा इस केस में आप कोई एंट्री पास नहीं करोगे। मैंने ये बताया था कि लायबिलिटी वाले को अगर आपने असेट दे दी तो आप कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। ओके सर। बोलो भाई, यहाँ तक ओके सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है ताकि तुम्हें मजा आए, बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो हमने भाई कर दिया सारा का सारा। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। सुनो, लायबिलिटी में भी क्या होगा, देखो या तो तुम उस लायबिलिटी को पे कर दोगे, लिखो एंट्री नंबर 6 लायबिलिटी पेड। लायबिलिटी को पे करोगे तो ऑब्वियसली बात है पैसे जाएंगे, तो कैश को क्रेडिट करोगे या बैंक को क्रेडिट करोगे, और रियलाइजेशन को डेबिट करोगे, क्योंकि सारा कुछ तो तुमने कहाँ ट्रांसफर कर रखा है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रखा है। और अगर लायबिलिटी पार्टनर लेके चला जाता है, लायबिलिटी
टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, भाई लोग लायबिलिटी पार्टनर लेके चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। पता क्यों करेंगे? क्योंकि पार्टनर को कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी लायबिलिटी पे कर दी, आज से आप हमारे क्रेडिटर, हम आपको क्रेडिट देते हैं, आज से आपको हम अपना क्रेडिटर बनाते हैं, आपका एहसान मानते हैं। ये कंपल्सरी होता है देना? क्रेडिट नहीं देगा। मान ले कि मैं तुझसे उधार लेता हूँ तो मुझे अगर मुझसे उधार लेगा तो मुझे अपना क्रेडिटर नहीं बनाएगा। अगर तू मुझसे पैसे लेगा तो मैं तो तुझे अपना डेटर बनाऊंगा, तो मुझे अपना क्रेडिटर नहीं बनाएगा। चलो, कंपलसरी होता है जब शादी कर लेंगे ना, जब बहू निकलने वाली होगी, विदाई हो रही होगी, तो कहियो कंपलसरी है इसको लेके जाना, वही रह जाइयो। चलो, तो ये हमने कर लिया। अब एक एक करके ये सारी अभी तक हमने रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल तक हमने कर लिया है ना। अब आ जाओ एक्सपेंसेस के ना कई सारे केसेस होते हैं और इस पे मजे भी बहुत लेता है हमसे। तो हेडिंग डालो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसके ना कई सारे केसेस हैं, ठीक है। तो लिखो नंबर 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। इस केस में आप क्या करोगे? आप एंट्री पास करोगे, पैसे आपके चले गए तो बैंक को क्रेडिट करोगे और रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने में तक चलेगी क्या? चलेगी, अभी तो जब तक मजा आ रहा है तब तक पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये फटाफट से इसको नोट कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो कुछ भी अभी तक कराया उसको रिवाइज करो, क्योंकि पहले की चीज़ें तब तक समझ नहीं आएंगी। तो 2 मिनट बाद कंटिन्यू री लॉगिन भी दोबारा से कर लो। हाँ, रियलाइज टू बैंक, और री लॉगिन भी दोबारा से कर लो, ताकि जो सो रहे हैं झूठ मूठ के लिए क्लास ऑन करके बैठे हुए हैं, मुझे पता चलता है ना कौन कौन है। री लॉगिन भी कर लो एक बार।
मेरे बच्चों आवाज़ आ रही है ना? कंटिन्यू करते हैं। एक बार सबने देख लिया होगा, तो बताओ अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक, सही है। लेकिन उसके कुछ केसेस होते हैं। अब मान लो पार्टनर पे कर रहा है हमारे बिहाफ पे, ठीक है, हमारे बिहाफ पे कौन पे कर रहा है? पार्टनर। लिखो इसमें केसेस में क्या आएगी? पहली बात देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पे करे, तो भाई इस केस में भी रियलाइजेशन को डेबिट तो करेंगे ही करेंगे, पार्टनर को कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे एक्सपेंसेस पे कर दिए, आज से आप हमारे क्रेडिटर। तो समझ रहे हो, यहां पे आपने पे किए थे फर्म ने, तो रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर ने पे करे क्योंकि उसकी फर्म के बिहाफ पे, तो हमने रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री करी। अगली एंट्री, तो दो केसेस कर लिए हमने एक्सपेंसेस के। आगे सेकंड केस देखा। फिर वो पार्टनर को वापस करने पड़ेंगे हाँ, करने पड़ सकते जिसने हैं। पे हाँ, किया। क्वेश्चन गएगा तो हम पे करेंगे। ठीक है, चलो बाकी केसेस क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। अब जब बेटा रियलाइजेशन पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना, तो लिखो अगर रियलाइजेशन से हमें प्रॉफिट हुआ, अगर जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया है, अगर तो हमें उससे हुआ प्रॉफिट, तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट देंगे, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हुआ तो हम कहेंगे पार्टनर्स को डेटर बनाओ अपना, तो इस केस में एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जल्दी जल्दी नोट करो सर ऊपर क्या लिखा है? कि भाई जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया उससे प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्री होगी, लॉस होगी तो ये एंट्री होगी।
चलो बच्चों, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, अब आगे चलते हैं। ये ध्यान रखना कि पार्टनर लोन का ध्यान रखना, पार्टनर के लोन का, चाहे से लिख लो, पार्टनर का जो लोन होगा, नो रिलेशन विद रियलाइजेशन, इसका रियलाइजेशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी आप इसकी चुपचाप पेमेंट करोगे पार्टनर्स लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें रियलाइजेशन का नाम कभी भी नहीं आएगा। पार्टनर के लोन पार्टनर ने फर्म से लिए लोन नहीं, जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, तभी हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हम पे कर रहे हैं। हम पे नहीं करेंगे, मैंने कहा कि रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे नहीं करेंगे, उसकी पेमेंट नॉर्मली हो जाएगी। चलो भाई, नोट कर लिया यहां तक, जल्दी बताओ। अब ये सुनो, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी पार्टनर कैपिटल में चली जाती हैं, तो इसमें मेन बता देता हूं। मेन क्या, वैसे ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ों को ये इसमें मैं नहीं लिखवा रहा, फॉर ट्रांसफर ऑफ हेडिंग डालो, ये सारी चीज़ों को डेबिट करो और इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री कर लो फटाफट से इसकी एंट्री नोट करो। ये बीच की चीज़ें नहीं लिखनी, सिर्फ हेडिंग डालो और एंट्री नोट करो, ये सारी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब कुछ। आपको पहले 10th वाली हेडिंग डालनी है, ब्लैक जो रखा है, ठीक है, और उसके बाद फिर जर्नल एंट्री नोट करनी है। जो बीच की 3 लाइनें हैं इसको नोट करना। ओके सर। सारे लिख बोलो, हेडिंग डाल के आपको जनरल एंट्री के 7-8 पॉइंट पूरे लिखिए। आपको हेडिंग डालनी है और जनरल एंट्री पूरी नोट करनी है। बच्चों सुनो ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करा आपने। ये जितने भी खुशियां होती हैं, जनरल रिजर्व खुशियां है, रिजर्व फंड खुशी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस खुशी है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पैसा बच गया खुशी है, इन्वेस्टमेंट का पैसा बच गया खुशी है,
ये सारी खुशियां पार्टनर कैपिटल में बांट दी, पार्टनर्स को क्रेडिट दिया आपने। नोट कर लिया, आगे बढ़ूं? बोलो सर एक सेकंड। जल्दी करो। बोलो भाई, तो ये खुशियां उनसे ले ली तो दुख भी तो उनको दोगे। पार्टनर्स को डेबिट किया दुख में काटने के लिए, और दुखों के नाम क्या है सुन लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। फटाफट ये भी नोट कर लो, हेडिंग डालो 11th और ये एंट्री नोट कर लो। आपको ये एंट्री नोट करनी है। आवाज नहीं आई यार। बच्चों मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? बीच में सर होता है कुछ। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा एक मिनट रुको। अब बताओ। हेलो, अरे भाई अब आवाज ठीक आ रही है मेरी? है सही है सर। सही है ना? तो बच्चों ये हमने जितने भी दुख थे उन्हें हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम के दुखों को पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया। जल्दी नोट करो। चलो आगे बढ़े। एक मिनट रुक लो सर। दबा। चलो जी आगे चलते हैं। तो मुख्य एंट्रीज, मेन एंट्रीज हमने लिख ली, ठीक है। अब हम इसके शुरू करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और आ जाओ शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। बच्चों ध्यान से सुनो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे, नॉर्मल एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो बेटा हम क्या करेंगे? पैसे जा रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे? जल्दी बताओ। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जब हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करते हैं सिंपल, तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन टू बैंक, दैट्स इट। तो ये हमने पहले एंट्री कर दी। और अगर पार्टनर ने पे करे भाई, वर पेड बाय पार्टनर, तो हम रियलाइजेशन की जगह बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? किसका धन्यवाद करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, किसको क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है, समझ गए ना? क्रेडिट करने का मतलब जीवन में खुशियां आना। पार्टनर के जीवन में क्या लाएंगे? खुशियां लाएंगे। भाई बैंक भी जब हमें खुशियां देना चाहता है, यानी हमें पैसा देना चाहता है, तो वो क्या करता है? हमें क्या मैसेज करता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड और डेबिटेड, जल्दी बताओ। क्रेडिटेड। और जब उसने हमारे पैसे निकालने होते हैं तो वो हमें डेबिट करता है।
तो भाई हमने पार्टनर को धन्यवाद दिया, उसे क्रेडिट किया। पहली एंट्री जिसकी बच्चे की हो गई, मतलब क्वेश्चन नंबर अभी आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन 1A जिस बच्चे का हो गया बता दो कि सर मेरी सेटिंग हो गई है, मैं आगे बढ़ते जाएंगे। डन सर। हो गई बेटा आपके क्वेश्चन की सेटिंग? ठीक है। ये नोट करना क्वेश्चन? अबे क्वेश्चन मत नोट कर, आंसर कर। क्वेश्चन तो आपको पीडीएफ में मिलेगा ही, आंसर भी मिलेगा ऐसे तो, लेकिन हमें फॉर्मेट भी बनाना है क्या? फॉर्मेट नहीं बनाना अभी। फॉर्मेट बनाओगे तो फॉर्मेट ही बनाते रह जाओगे, 2 ही क्वेश्चन होंगे पूरे दिन में। सर टर्म 2 होंगे? क्यों नहीं होंगे? अरे कुछ कैंसिल कराओ। नहीं हो सकते। देखो मेरी भविष्यवाणी है, तुम्हें पता है सारी सही होती है। मैंने कभी नहीं बोला था कि टर्म 1 नहीं होंगे। टर्म 2 अगर तुम्हारे फेब में होते तो कैंसिल होते, लेकिन तुम्हारे जो टर्म 2 हैं वो मार्च में है। तो जो सर पहले तो पोस्टपोन करेंगे। नहीं पोस्टपोन भी नहीं होंगे। रीज़न सुनो, अभी कोविड जो आया है वो जैन में आया है, ठीक है। जैन की अभी स्टार्टिंग है, जैन 10 हुआ है ना। तो अभी देखो कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो फेब फर्स्ट वीक में इसका पीक आएगा, फिर ये केसेस कम होने लग जाएंगे। तो 15 या 20 फरवरी तक केसेस कम हो जाएंगे बिल्कुल। तुम्हारे एग्ज़ाम मार्च में है, तो तुम्हारे एग्ज़ाम 10 मार्च के आसपास या 7 मार्च के आसपास होंगे। ऑफलाइन? तो ऑफलाइन ही होंगे पक्का? ऑफलाइन होंगे पक्का। अगर तो ये कोविड आया होता, सुनो, अगर ये कोविड आया होता 10 फरवरी को, ठीक है, तब तो ये तुम्हारे एग्ज़ाम डिले होते ही ना उस केस में तो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे और जैसे होने थे ऐसे ही होंगे, क्योंकि तुम लोग अभी बचे हुए हो सीधा। मेरे कई एमबीए के बच्चे हैं, तो वो परेशान होते रहते थे, कहते थे सर 17 जनवरी से हमारे एग्ज़ाम है। तो मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे एग्ज़ाम बेटा नहीं होंगे, 1 महीने पहले ही बोल दिया था, उसके एग्ज़ाम नहीं हो रहे, अब ऑनलाइन हो रहे हैं। मतलब चलो तुम्हारे होंगे। अगर कोविड आया होता 15 फरवरी के बाद तो तुम्हारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते, लेकिन अब कभी भी नहीं होंगे तुम्हारे कैंसिल, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। 1A हो गया, 1B पे आ जाओ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बच्चों 1 लाख के, बताओ। अबे कोई आंसर नहीं दिखाऊंगा, चलो पहली 2 एंट्रीज खुद करके मुझे भेजो, पहली 2 एंट्रीज खुद करके भेजो। थर्ड में मेरा काम है, जल्दी से। पहली 2 एंट्रीज फटाफट नोट करो। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होने होते या डिले होने होते तो मेरा देख रहे हो गला बैठा हुआ है पूरा, तो मैं आज क्लास ना ले रहा होता, ठीक है ना। बल्कि मुझे भी टेस्ट करवाने को बोला है कि कराओ। तो तो एग्ज़ाम होने हैं इसलिए मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं सोचता है कि छोड़ो एग्ज़ाम तो होने नहीं है, एक दिन छुट्टी भी कर देंगे तो क्या हो गया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट की एंट्री बताओ। 1B के फर्स्ट की एंट्री बताओ बच्चों, कौन बताएगा? रियलाइजेशन अपॉन डेबिट टू बैंक। हाँ, रियलाइजेशन टू बैंक 1 लाख 1 लाख। लेकिन अगर रश्मि ने पे करे तब हम एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर से रियलाइजेशन टू रश्मिस कैपिटल अकाउंट, है ना, रश्मिस कैपिटल अकाउंट। ये रहा रियलाइजेशन टू रश्मिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब ना एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे और तुम मुझे बताना उसका आंसर। तो ये तुमसे खुद ही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट भी है और कुछ अलग भी है इसमें, ठीक है। समझाता हूं तुमको भाई, इसमें मजे मत लेना कोई भी, ठीक है। सीरियस बात हो रही है, जब मजाक चल रहा हो तो मजाक, वरना पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, ठीक है ना। चलो तो अनिकेत थापर को ले लेते हैं एग्जाम्पल में। अनिकेत थापर को किसी कंपनी का डिसोल्यूशन कराना था मान लो, और उसके एक्सपेंसेस, मैंने अनिकेत को कहा कि 1 लाख रुपए तुमसे लूंगा, तुमसे मैं 1 लाख रुपए लूंगा और सारी जिम्मेवारी मेरी। अनिकेत टेंशन ही मत लो। अनिकेत मान लो खर्चा आया 70,000, क्या मैं तुम्हें 30,000 वापस करूंगा इस केस में? मतलब तुम मुझे कितने पैसे दोगे टोटल? तुम मुझे कितने पैसे दोगे? लाख रुपए। लाख दोगे ना, बात होगी ना।
मेरी बात ये थोड़ा ना हुई है कि जो एक्सपेंसेस होंगे वो दोगे। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए में ठेका ले लिया तुमसे। ऐसे एक बात बताओ, मान लो एक्सपेंसेस आए 1,20,000, क्या उस केस में तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसे दोगे? नहीं। तुम मुझे कितने पैसे दोगे? 1 लाख। तुम कहोगे सर बात हो गई थी, सर बात हो गई थी कि इतने पैसे लगेंगे तो इतने ही लगेंगे। तो बच्चों समझ रहे हो, एक्सपेंसेस कितने हुए फर्म को इससे फर्क नहीं पड़ता अगर बात पहले ही हो गई थी। तो बच्चों इस केस में देखो, अब आप खुद आंसर बताओगे। कह रहा है रियल, इंग्लिश तो सबको आती है, गधे तो हो नहीं, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न टू बी बॉर्न बाय रश्मि। खर्चे किसने करने थे? रश्मि ने। जिसके लिए उसे कितने पैसे मिलने थे जल्दी बताओ? 70,000। और एक्चुअल में खर्चा आया रश्मि का 1,20,000। रश्मि कराए अपनी ऐसी तैसी। हम कितने पैसे देंगे उसको? 70,000। हम तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया, तुमने खुद बताया कि सर हम उसे 70,000 देंगे। तो बात खत्म। रियलाइजेशन टू रश्मि। क्वेश्चन बच्चे, कई गधे बच्चे क्या करेंगे एग्जाम में, जो पढ़ के नहीं जाएंगे वो कहेंगे ओ माय गॉड खर्चा तो 1,20,000 हुआ है तो हमें 1,20 देना चाहिए। अरे भाई बात हो गई ना, बात हो गई ना, मेरी तुमसे बात हो गई कि मैं तुम्हें इतनी फीस में पढ़ाऊंगा। अब वो फीस चाहे मैं एसी लगाऊं चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इससे फर्क पड़ता है? तुम कहोगे सर जितनी फीस आपने बोली थी हमने आपको दे दी। अब मैं बोलूं बेटा मेरा तो खर्चा बड़ा हो गया, बेटा बिजली के रेट बढ़ गए, तो तुम कहोगे सर हमें इससे मतलब नहीं है, आपने जो कहा था हमने आपको दिया। यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है। रियलाइजेशन टू रश्मि पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो ये 1 का B का हो गया, ठीक है सर ये पता कैसे चलेगा कि कैपिटल में जाएगा या करंट अकाउंट? भाई। कुछ नहीं बोला तो कैपिटल में ही जाता है, ठीक है। कुछ नहीं बोला होता तो कैपिटल में ही जाता है, ठीक है। चलो तो ये हमने 1 का B भी कर लिया है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, अगर कोई इससे मिलता जुलता मिल जाए तो, वरना आगे बढ़ेंगे। चलो अभी फिलहाल नहीं है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमने कब एटलीस्ट अपना 1 घंटा तो पूरा कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में